चर्चा भारत के अपवाह तंत्र और झीलों से संबंधित है। जी तो चलिए सबसे पहले अपवाह तंत्र से शुरू करते हैं। ये जो नदियां हैं, ये धाराएं हैं, ये सिर्फ पानी की लकीरें तो है नहीं, बल्कि ये तो एक पूरा जाल बुनती हैं। बिल्कुल। और इस जाल के पैटर्न या कहिए प्रतिरूप को समझना बहुत जरूरी है। इन्हें हम अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। अपवाह प्रतिरूप। हाँ, ये हमें बताते हैं कि किसी भी क्षेत्र की भूवैज्ञानिक संरचना मतलब जमीन के नीचे की बनावट कैसी है। अच्छा, तो ये पैटर्न कितने तरह के होते हैं? सुनने में तो काफी दिलचस्प लग रहा है। देखिए, मुख्य रूप से हम 4 प्रतिरूपों की बात करेंगे। ठीक है। पहला है पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट। ये वो नदियां हैं जो हिमालय के बनने से भी पहले से थीं। एक मिनट, हिमालय के बनने से भी पहले? जी हाँ, जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठा, इन नदियों ने अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि उन्होंने पहाड़ को ही काटना शुरू कर दिया और गहरी घाटियां, जिन्हें गॉर्जेस कहते हैं, वो बना दी। अरे वाह! तो कौन सी है ये नदियां? इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। अच्छा, और दूसरा पैटर्न? दूसरा है वृक्षाकार या डेंड्रिटिक। ये सबसे आम है। जैसा नाम से ही पता चलता है, इसमें नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर एक पेड़ की शाखाओं जैसा आकार बनाती हैं। ये तो समझ में आता है। ये आपको उत्तरी मैदानों में गंगा नदी तंत्र में साफ देखने को मिलेगा। ठीक है, और तीसरा? तीसरा है अरीय यानी रेडियल। जब नदियां एक केंद्रीय पहाड़ी या चोटी से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं। जैसे साइकिल के पहिए की तीलियां? बिल्कुल वही। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमरकंटक का पठार। वहां से नर्मदा, सोन और महानदी जैसी नदियां अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। अच्छा, एक ही जगह से। और चौथा है जालीनुमा, जिसे ट्रेलिस कहते हैं। इसमें मुख्य नदी के समानांतर सहायक नदियां बहती हैं और बाद में लगभग समकोण मतलब राइट एंगल्स पर मुख्य नदी से आकर मिलती हैं। तो एक जाली जैसी बन जाती है। हाँ, ये पैटर्न अरावली क्षेत्र में देखा जा सकता है। चलिए अब हिमालय की विशाल नदियों में गोता लगाते हैं। शुरुआत सिंधु नदी तंत्र से करते हैं। जरूर। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखर-चू ग्लेशियर से होता है। और ये भारत में कहां से प्रवेश करती है? ये भारत में लद्दाख के दमचोक से प्रवेश करती है और फिर लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। इसकी लंबाई तो काफी ज्यादा होगी। हाँ, इसकी कुल लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है, जिसमें से 1114 किलोमीटर भारत में है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बताइए। मैंने पंचनद के बारे में बहुत सुना है। पंचनद पर आते, पर पहले दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। इनमें शोक नदी है, जिसे मौत की नदी भी कहते हैं। मौत की नदी? ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रास्ता बहुत दुर्गम है। इसके अलावा नुब्रा और गिलगिट भी हैं। गिलगिट पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में प्रवेश करने से ठीक पहले सिंधु में मिलने वाली आखिरी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, अब पंचनद पर आते हैं। हाँ, तो बाईं ओर से मिलने वाली 5 प्रमुख नदियों को पंचनद कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम इनका क्रम देखें तो वो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अच्छा, झेलम से शुरू करते हैं। झेलम का उद्गम वेरीनाग झरने से होता है और ये मशहूर वुलर झील से होकर गुजरती है। और चिनाब? चिनाब दरअसल चंद्रा और भागा इन 2 नदियों के मिलने से बनती है। और अगर हम आयतन या वॉल्यूम की बात करें तो ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी। और रावी? रावी रोहतांग गर्रे से निकलती है। और ब्यास? इसका उद्गम व्यासकुंड से होता है। और ब्यास की एक खास बात यह है कि ये पूरी तरह से भारत में बहने वाली एकमात्र सहायक नदी है। अच्छा, ये पाकिस्तान नहीं जाती? जी नहीं। और आखिर में है सतलुज। ये तिब्बत के राकसताल से निकलती है और शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। जो प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध है वो इसी पर है। अब भारत की जीवन रेखा गंगा नदी तंत्र की ओर बढ़ते हैं। पंचप्रयाग का जिक्र हमेशा आता है, ये क्या है? देखिए, गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में होता है। पंचप्रयाग वो 5 पवित्र संगम स्थल हैं जहां अलकनंदा नदी से अलग अलग नदियां मिलती हैं। मतलब अलकनंदा नदी सभी प्रयागों में कॉमन है? एकदम सही, अलकनंदा कॉमन है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है। ठीक है। फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है।
कर्णप्रयाग में पिंडर मिलती है। और रुद्रप्रयाग? रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी मिलती है। और सबसे अंत में? और अंत में देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और यहीं से ये धारा गंगा कहलाती है। वाह! और इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, जो इसे पूरी तरह से भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनाती है। गंगा की जो विशाल सहायक नदियां हैं, उनके बारे में कुछ खास बात है? हाँ, बाईं ओर से मतलब पहाड़ों से आने वाली प्रमुख नदियां हैं रामगंगा, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरती है। अच्छा। फिर है गोमती, जिसके किनारे लखनऊ शहर बसा है। घाघरा है, जो आयतन में सबसे बड़ी सहायक नदी है। और कोसी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। हाँ, कोसी। इसे बिहार का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने पिछले 200 सालों में लगभग 150 किलोमीटर तक अपना रास्ता बदला है, जिससे भयानक बाढ़ आती है। 150 किलोमीटर। और दाईं ओर से मिलने वाली नदियां? दाईं ओर से मतलब प्रायद्वीप से आने वाली नदियों में सबसे प्रमुख है यमुना, जो यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज में मिलती है। यमुना की भी अपनी सहायक नदियां हैं ना? जी, चंबल, बेतवा, केन। चंबल नदी अपनी बीहड़ मतलब बैडलैंड टोपोग्राफी बनाने के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा सोन नदी है, जो अमरकंटक से निकलकर पटना के पास मिलती है। और दामोदर, जिसे बंगाल का शोक कहते थे, और यह एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती है। चलिए अब पूर्व की ओर चलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की यात्रा पर। बिल्कुल। इसका उद्गम कैलाश श्रेणी में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसका भारत में प्रवेश बहुत नाटकीय है ना? जी हाँ, यह नामचा बरवा पर्वत के पास एक बहुत ही तीखा मोड़ लेती है, जिसे सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग नाम से प्रवेश करती है। और असम में से ब्रह्मपुत्र कहते हैं। हाँ, और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। बांग्लादेश में ये पद्मा यानी गंगा से मिलकर मेघना बनाती है। और इसकी सहायक नदियां और वो माजुली द्वीप के बारे में क्या खास है? इसके उत्तरी तट की नदियां हैं सुबनसिरी, जिसे गोल्ड रिवर भी कहते हैं, मानस और तीस्ता, जिसे सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। और दक्षिणी तट पर? दक्षिणी तट पर दिबांग, लोहित और धनसिरी हैं। लोहित नदी को उसकी लाल मिट्टी के कारण रक्त की नदी या रिवर ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। वाह! और माजुली? और माजुली, जो असम में है, वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। एक नदी के बीच में बसा पूरा द्वीप। कमाल है। हिमालय से उतरकर अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को समझते हैं। पहले पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। ये नदियां अपनी एक खास विशेषता के लिए जानी जाती हैं। ये भ्रंश घाटियों मतलब रिफ्ट वैलीज में बहती हैं और समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा नहीं? हाँ। तो क्या बनाती हैं? ये एस्चुरी बनाती हैं। अच्छा। इनमें मुख्य हैं नर्मदा, जो अमरकंटक से निकलती हैं, और विंध्य व सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है। जबलपुर के पास प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात इसी पर है। और तापी? तापी मुल्ताई से निकलती है और सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। इसे नर्मदा की जुड़वा भी कहा जाता है। इनके अलावा और कौन सी प्रमुख पश्चिमी नदियां हैं? एक है माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार? ये तो बड़ा अनोखा तथ्य है ना? फिर है लूनी, जो अरावली से निकलती है और समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ये अंतःस्थलीय अपवाह का बेहतरीन उदाहरण है। और साबरमती? हाँ, साबरमती भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं। इनमें सबसे लंबी है गोदावरी। ये त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलती है और इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। दक्षिण गंगा? जी। 1465 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। प्राणहिता इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी प्रणाली है। ठीक है। और कृष्णा नदी? कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। अलमट्टी और नागार्जुन सागर बांध इसी पर स्थित हैं। और कावेरी? कावेरी ताल कावेरी से निकलती है। ये एकमात्र सदाबहार मतलब पेरेनियल प्रायद्वीपीय नदी है। लेकिन क्यों? ये तो ग्लेशियर से नहीं निकलती। क्योंकि इसे दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दोनों मॉनसून से वर्षा मिलती है, इसलिए इसमें साल भर पानी रहता है। एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र शिवसमुद्रम जलप्रपात इसी पर था। और महानदी? महानदी दंडकारण्य से निकलती है और विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पर है। अंत में अगर हमें हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों की एक संक्षिप्त तुलना करनी हो तो मुख्य अंतर क्या होंगे? बहुत अच्छा सवाल है।
इसे हम 4 बिंदुओं में समझ सकते हैं। बताइए। पहला स्रोत, हिमालय नदियों का स्रोत ग्लेशियर है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां बारिश के पानी पर निर्भर हैं। ठीक है। दूसरा प्रवाह, इसी वजह से हिमालय नदियां सदाबहार होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। कावेरी इसका एक अपवाद है। तीसरा उनकी प्रकृति। हिमालय नदियां युवा और सक्रिय हैं, जो अभी भी घाटियां काट रही हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां पुरानी और अपनी प्रौढ़ अवस्था में है। और चौथा है मुहाना। हिमालयी नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां एस्चुरी और पूर्व की ओर वाली डेल्टा बनाती हैं। तो ये तो साफ है कि भारत का अपवाह तंत्र केवल भूगोल का विषय नहीं है, बल्कि ये हमारी अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जीवन रेखा भी है। बिल्कुल। तो अब चलते हैं कुछ मुख्य झीलों को जानने। भारत में झीलें सिर्फ आप कह सकते हैं पानी के स्रोत नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो भूगोल, संस्कृति और हमारी पारिस्थितिकी की जीती जागती कहानियां हैं। सही बात है। इन्हें समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये बनती कैसे हैं। बिल्कुल। और झीलों का निर्माण वो अलग अलग भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का नतीजा है। हम इन्हें मोटे तौर पर 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। 5 श्रेणियां, ठीक है। हाँ, पहले है विवर्तनिक झीलें, मतलब टेक्टोनिक लेक्स, जो पृथ्वी की प्लेटों की गति से बनती है। टेक्टोनिक प्लेट्स ये वही हैं जिनके हिलने से भूकंप आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वही। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जम्मू और कश्मीर की वुलर झील। अच्छा, वुलर झील, ठीक है। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है क्रेटर झीलें, क्रेटर लेक्स। ये ज्वालामुखी गतिविधि या फिर जैसा कि बहुत रोमांचक लगता है, उल्का पिंड के प्रभाव से बनती हैं। उल्का पिंड? हाँ, महाराष्ट्र की लोनार झील इसी का एक अद्भुत उदाहरण है। वाह। फिर आती हैं लेगून झीलें, लेगून लेक्स। ठीक है। ये तब बनती हैं जब समुद्र के पानी का एक हिस्सा जमीन से अलग हो जाता है। अच्छा। ओडिशा की चिल्का और आंध्र प्रदेश की पुलिकट झीलें इसी प्रकार की हैं। ठीक है, तो ये 3 हो गई। चौथी है हिमानी झीलें, मतलब ग्लेशियर लेक्स। ये ग्लेशियरों के पिघलने से बनती हैं, जैसे सिक्किम की त्सोंगमो झील। और पांचवी है गोखुर झीलें, ऑक्सबो लेक्स। गोखुर? हाँ, ये नदियों के घुमावदार रास्ते बदलने से बनती हैं, जैसे बिहार की कांवर झील। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और देश के अलग अलग कोनों में मौजूद कुछ सबसे महत्वपूर्ण झीलों की यात्रा करते हैं। बिल्कुल। शुरुआत पूर्वी तट से करते हैं, ओडिशा की चिल्का झील से। हाँ, चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून है। और ये सिर्फ आकार में ही बड़ी नहीं है, बल्कि मतलब पारिस्थितिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे? ये प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत बड़ा शीतकालीन मैदान है। इसे भारत की पहली रामसर साइट होने का गौरव भी मिला है। रामसर साइट मतलब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि। बिल्कुल। और यहाँ की एक और खासियत है, इरावती डॉल्फिन। इरावती डॉल्फिन? जी, जिनका एक बहुत बड़ा घर है। क्या बात है। अब पूर्वोत्तर भारत की ओर चलते हैं, मणिपुर की लोकटक झील की तरफ। मैंने इसकी तस्वीरें देखी हैं, बहुत अनोखी लगती हैं। हाँ, क्योंकि लोकटक झील अपनी तैरती हुई फुमडी के लिए प्रसिद्ध है। फुमडी? ये क्या होता है? फुमडी मतलब फ्लोटिंग बायोमास। ये वनस्पति और मिट्टी के तैरते हुए द्वीप। ओह, और लोकटक पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तैरते हुए द्वीप मतलब सच में? जी हाँ। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ इसी झील पर है। 1 मिनट, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान? हाँ, और ये उद्यान संगाई हिरन का घर है, संगाई डियर, जो सिर्फ यहीं पाया जाता है। अद्भुत। चलिए अब दक्षिण भारत का रुख करते हैं, केरल। यहाँ वेम्बनाड झील का जिक्र आता है। हाँ, वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। सबसे लंबी? कितनी? इसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है। कुट्टनाड क्षेत्र में इसे पुन्नमड़ा झील के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, और इसकी सबसे बड़ी पहचान? इसकी सबसे बड़ी पहचान है यहाँ होने वाले प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। हाँ, वो तो मैंने देखी है तस्वीरों में। वही रेस हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। केरल में एक और झील है, सास्थमकोट्टा। उसे झीलों की रानी कहा जाता है। ऐसा क्यों? सास्थमकोट्टा केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसे झीलों की रानी का खिताब इसलिए मिला क्योंकि इसका पानी
असाधारण रूप से शुद्ध है। शुद्ध मतलब कोई खास वजह? हाँ, इसकी वजह यह है कि इसमें सामान्य शैवाल मतलब एल्गे नहीं पाए जाते, जो पानी को अक्सर गंदला कर देते हैं। अच्छा। तो इसका पानी प्राकृतिक रूप से ही बहुत साफ रहता है। वाह। अब पश्चिम की ओर चलते हैं। राजस्थान, यहाँ सांभर झील नमक उत्पादन के लिए जानी जाती है। हाँ, सांभर भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है और ये भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 9% हिस्सा देती है। 9%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, भौगोलिक दृष्टि से यह एक अभिसारिक प्रवाह बेसिन का उदाहरण है। ये थोड़ा समझाइए, अभिसारिक प्रवाह बेसिन? मतलब एक ऐसा बेसिन जहां चारों ओर से नदियां आकर मिलती हैं, लेकिन पानी बाहर नहीं निकलता। अच्छा, और फिर वाष्पीकरण से नमक जमा हो जाता है। ठीक है। राजस्थान में ही एक और प्रसिद्ध झील है, पुष्कर। इसका महत्व तो शायद सांस्कृतिक है। हाँ, पुष्कर एक पवित्र झील है जो अजमेर जिले में स्थित है। इसका सांस्कृतिक महत्व इस बात से और बढ़ जाता है कि यहीं पर भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है। एकमात्र मंदिर? जी। यहाँ से ये और भी दिलचस्प हो जाता है। महाराष्ट्र की लोनार झील की कहानी तो जैसे किसी विज्ञान कथा जैसी लगती है। ये सच है। लोनार झील का निर्माण लगभग 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड के बेसाल्ट चट्टानों से टकराने से हुआ था। 50,000 साल पहले? हाँ, और हाल ही में ये झील अपने गुलाबी रंग के कारण चर्चा में थी। गुलाबी रंग? जी हाँ, पूरी झील गुलाबी हो गई थी। ऐसा क्यों? वैज्ञानिक जांच से पता चला कि इसका कारण हेलोआर्किया नाम के सूक्ष्म जीव थे। ये जीव बहुत ज्यादा खारे पानी में पनपते हैं। अच्छा, तो खारापन बढ़ने से उनकी संख्या बढ़ गई। बिल्कुल, और झील का रंग बदल गया। अविश्वसनीय। अब वापस दक्षिण पूर्वी तट पर आते हैं, जहां पुलिकट और कोलेरू झीलें हैं। पुलिकट भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर फैली है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि श्रीहरिकोटा द्वीप, जहाँ इसरो का लॉन्च पैड है, हाँ, सतीश धवन स्पेस सेंटर। बिल्कुल, वो द्वीप इसी झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। क्या बात है। और कोलेरू झील? वहीं कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है। ये पहले एक लैगून थी, लेकिन अब ये एक अंतर्देशीय मीठे पानी की झील बन गई है। अच्छा, मतलब इसका समुद्र से कनेक्शन टूट गया। जी, और ये पेलिकन्स जैसे प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अब हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं। सिक्किम की चोलामू झील। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील होने का रिकॉर्ड रखती है। सबसे ऊंची? कितनी ऊंचाई पर? ये लगभग 5,330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 5,500 मीटर? जी। इतना ही नहीं, इसे तीस्ता नदी का स्रोत भी माना जाता है। तीस्ता नदी का स्रोत भी यही है। हाँ, तो इन सब का क्या मतलब है? हमने प्राकृतिक झीलें देखी, लेकिन क्या भारत में कोई बड़ी मानव निर्मित झील भी है? हाँ, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर? जी, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। असल में ये रेहंद बांध का जलाशय है। तो ये तो एक रैपिड फायर टूर जैसा हो गया। एक बार अगर मुख्य तथ्यों को दोहराएं तो? जरूर। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक, सबसे बड़ी खारे पानी की लगून चिल्का, सबसे लंबी झील वेम्बनाड, और सबसे ऊंची झील चोलामू, सबसे बड़ी कृत्रिम झील जीबी पंत सागर, और सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील वो है सांभर। तो आज हमने भारत की कुछ प्रमुख झीलों का सफर किया। अब हम परीक्षा से जुड़े कुछ तथ्य देखेंगे, खास तौर पर भारतीय जल विज्ञान के प्रमुख स्थलों पर। नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, वे हमारे भूगोल और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। आज हम द्वीपों, झरनों, जलमार्गों और कुछ बड़ी परियोजनाओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नदी द्वीपों की। जी। और इसमें सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है असम का माजुली। बिल्कुल, माजुली। सुना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। हाँ, ये सही है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना माजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। और सिर्फ यही नहीं, अब तो ये भारत का पहला द्वीप जिला भी बन चुका है। अच्छा, एक पूरा जिला? जी। और इसकी खासियत सिर्फ इसका आकार नहीं है, बल्कि इसकी जो सांस्कृतिक विरासत है वो भी बहुत खास है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है। वो क्या? कि जिस ब्रह्मपुत्र नदी ने इसे बनाया, वही अब हर साल कटाव की वजह से इसके अस्तित्व के लिए खतरा भी बन रही है। मतलब जो निर्माता है वही विनाशिक भी। हाँ।
लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि इसी ब्रह्मपुत्र नदी पे एक और रिकॉर्ड है जो इसके ठीक उल्टा है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प फैक्ट है। दुनिया का सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप। एग्जैक्टली। गुवाहाटी शहर के ठीक बीच में ब्रह्मपुत्र पर ही उमानंद द्वीप है। इसे अंग्रेजों ने पीकॉक आइलैंड नाम दिया था। पीकॉक आइलैंड। हाँ, और ये दुनिया का सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है। तो एक ही नदी ब्रह्मपुत्र हमें दो एक्सट्रीम उदाहरण देती है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। कमाल है। लेकिन ये द्वीप बनते कैसे हैं? मेरा मतलब नदी के बीच में अचानक से इतनी जमीन आ कहां से जाती है? नहीं, ये कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है। इसके पीछे का विज्ञान काफी सीधा है। जब नदी का बहाव धीमा हो जाता है तो वो अपने साथ लाई हुई मिट्टी, जिसे हम सेडिमेंट कहते हैं, उसे जमा करना शुरू कर देती है। अच्छा। धीरे धीरे हजारों सालों में यही जमाव एक द्वीप का रूप ले लेता है। माजुली का बनना इसी प्रक्रिया का नतीजा है। तो ये सिर्फ उत्तर पूर्व तक ही सीमित नहीं होगा फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। दक्षिण में भी इसके अच्छे उदाहरण हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर भवानी द्वीप। ओ हाँ, भवानी द्वीप। बिल्कुल। ये विजयवाड़ा में है। बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। और अब तो वो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। तो अब द्वीपों से आगे बढ़ते हैं और झरनों की तरफ चलते हैं। यहाँ एक सवाल हमेशा उठता है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? हाँ, ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है। तो इसका सही जवाब क्या है? देखिए, आधिकारिक तौर पर भारत का सबसे ऊंचा झरना है कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल? जी। इसकी ऊंचाई है 455 मीटर और ये वराही नदी पर है। लेकिन ज्यादातर लोग तो जोग फॉल्स का नाम लेते हैं। सही कहा। और यहीं पर वो दुविधा आती है। जोग फॉल्स, जिसे गेरेसप्पा भी कहते हैं, भारत का सबसे ऊंचा प्लंज वाटरफॉल है। प्लंज? इसका क्या मतलब हुआ? प्लंज का मतलब है जहां पानी बिना किसी चट्टान से टकराए एक ही बार में सीधे ऊपर से नीचे गिरता है, जबकि कुंचिकल एक टियर्ड वाटरफॉल है। टियर्ड मतलब सीढ़ियों की तरह? हाँ, बिल्कुल, जैसे पानी कई स्तरों या सीढ़ियों की तरह नीचे गिरता है। तो कुल ऊंचाई में कुंचिकल ज्यादा ऊंचा है, लेकिन सीधी छलांग के मामले में जोग फॉल्स सबसे ऊंचा है। ये जो अंतर है, इसे समझना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। और एक और झरना है मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास, नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात? हाँ, धुआंधार। वो अपनी संगमरमर की चट्टानों के लिए बहुत मशहूर है। बिल्कुल। जब पानी उन चट्टानों से बहुत तेजी से बहता है तो एक धुएं जैसा कोहरा बन जाता है, इसीलिए उसका नाम धुआंधार पड़ा है। चलिए, अब झरनों से देश की आर्थिक जीवन रेखाओं की ओर चलते हैं। मेरा मतलब है राष्ट्रीय जलमार्ग। जी, नेशनल वाटरवेज। इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी NW1 भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है ना? हाँ, ये गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर बना है। इसकी लंबाई करीबन 1620 किलोमीटर है और ये प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। 1620 किलोमीटर, ये तो काफी लंबा है। लंबा तो है ही, पर इसका महत्व सिर्फ लंबाई में नहीं है। ये माल ढुलाई के लिए भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। सोचिए, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को जोड़ता है। तो ये आर्थिक रूप से बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल। और पूर्वोत्तर की बात करें तो वहाँ राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। हाँ, NW2 ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सादिया से धुबरी तक। इसे तो पूर्वोत्तर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जीवन रेखा? जी। हाँ। क्योंकि वहां के पहाड़ी इलाकों में सड़क और रेल नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल है, तो ब्रह्मपुत्र नदी एक प्राकृतिक हाईवे का काम करती है। अब एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना की बात करते हैं। हाँ। केन बेतवा लिंक परियोजना। हाँ, ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली बड़ी जमीनी परियोजना है। दशकों से ये सिर्फ कागजों पर थी, लेकिन अब इस पर काम शुरू हो गया है। इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझाएंगे? ये प्रोजेक्ट असल में करेगा क्या? देखिए, इसमें मध्य प्रदेश की केन नदी का जो अतिरिक्त पानी है, अच्छा, उसे उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत पड़ी बुंदेलखंड के लिए। ये इलाका जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला है, एक बहुत ही गंभीर सूखाग्रस्त क्षेत्र है। हाँ, वहाँ पानी की बहुत कमी रहती है। बिल्कुल। तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है इस क्षेत्र में सिंचाई और पीने का पानी पहुंचाना, ताकि वहां की खेती और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। ये तो इस इलाके के लिए एक वरदान जैसा लगता है। कागज पर तो ये एक आदर्श समाधान ही लगता है। लेकिन इस परियोजना के साथ एक बहुत बड़ी चिंता भी जुड़ी हुई है। हाँ, और वो चिंता है पर्यावरण को लेकर। मतलब? इसके कारण मध्य प्रदेश में जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, ओहो, उसका एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए पानी में डूब जाएगा। मतलब एक तरफ इंसानों की जरूरतें
और दूसरी तरफ बाघों का घर। ये तो विकास और पर्यावरण के बीच का सीधा टकराव है। हाँ, ये बिल्कुल वही क्लासिक संघर्ष है। एक तरफ पानी की कमी को दूर करने का लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ वन्य जीवों के आवास को बचाने की चुनौती। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। चलिए, तो अब तक हमने जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। जरूर। हमने शुरुआत की द्वीपों और झरनों से, माजुली जो कि सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, और उमानंद जो सबसे छोटा है, और दोनों ही ब्रह्मपुत्र पर हैं। बिल्कुल। फिर हमने झरनों की बात की। कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा झरना 455 मीटर कुल ऊंचाई में। हाँ, कुल ऊंचाई में। और जोग फॉल्स जो सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला यानी प्लंज झरना है। सही। इसके बाद हमने जल मार्गों और परियोजनाओं पर बात की। NW1 जो गंगा नदी पर सबसे लंबा जलमार्ग है, 1620 किलोमीटर, प्रयागराज से हल्दिया। हाँ, और NW2 ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में। और आखिर में केन बेतवा। केन बेतवा देश की पहली प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना, जिसका मुख्य लाभार्थी है बुंदेलखंड क्षेत्र। और चुनौती है पन्ना टाइगर रिजर्व। बिल्कुल। तो आज हमने भारत की जल संपदा से जुड़े कुछ बहुत जरूरी तथ्यों को समझा, विशाल द्वीपों से लेकर ऊंचे झरनों और जीवनदायिनी परियोजनाओं तक। हाँ। Thanks for watching. Like, share and subscribe for more amazing content.